से आप अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हो, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। स्वीप स्ट्रैटेजी चलती है, स्वीप अकाउंट बन जाता है। स्वीप अकाउंट बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर कई बैग्स देते हैं। तब लकीली मेरे को बजाज एलियांस के साथ काम करने का मौका मिला, वेयर आई फर्स्ट एंटर्ड इनटू द फाइनेंस सेक्टर, और मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ही एंट्री मिली। एक तरफ मैं पूरा प्योर रिस्क ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को बेसिक्स भी नहीं पता, इंश्योरेंस अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट भारत सरकार आपको पे करेगी। आप अपने लिए आज से ही रिटायरमेंट की तैयारी करना शुरू करते थे। भले उस 20% के अंदर से 33 में से 5% अपना रिटायरमेंट फंड बना लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं अंकित कोहली भाई, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर हैं और फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं। इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, निवेश विद अंकित के नाम से। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर आप समवन जो कि ये जानना चाहते हैं कि आप अपना पहला 1 करोड़ कैसे बचाएँ या कैसे बनाएँ? अगर आपकी सैलरी 20-25 हज़ार भी महीना है, तो भी अभी मैं बात कर रहा था, तो भाई बता रहे थे कि आप 1 करोड़ तक पहुँच सकते हैं, मतलब पॉसिबल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लोग फाइनेंस को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पर्सनल फाइनेंस को इतना फोकस एरिया नहीं रखते अपनी लाइफ के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर आपको यही समझ में आएगा कि कैसे आप अपना पहला 1 करोड़ बना सकते हैं यूजिंग फाइनेंस, और कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को जानने को इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अंकित भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अमित भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और आज आपका बहुत धन्यवाद कि इस माध्यम से आपके साथ जुड़ सके और आपकी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा अपना जितना एक्सपीरियंस है शेयर कर पाए। बिल्कुल। तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं, हमारी जनता या ऑडियंस, तो उनको आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आप क्या-क्या करते हैं और कैसे, जैसे इनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा है, नंबर डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन लोगों के पैसे मैनेज करते-करते इनका भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बन गया है। आप गेस करते रहो, आप सब कमेंट्स भाई। तो आपके बारे में भाई थोड़ा-सा। पहले मैं क्लियर कर दूं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है जितना ये कह रहे हैं, बट यस, थोड़ा थोड़ा गाइड करने के बाद जो लोगों को सलाह देते हैं वही सलाहें अपने लिए भी यूज करते हैं, जिस वजह से पोर्टफोलियो बन रहा है और ग्रेजुअली बन रहा है। एक चीज मैं अमित भाई स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि जो 1 करोड़ की जर्नी है ना, वो 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। और इस प्रोसेस में आप जितने डिसिप्लिन रहेंगे, जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, आप उतने ही आसानी से उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आज की डेट पे हम सुनते हैं कि आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप एकदम से करोड़ों की ट्रेडिंग कर सकते हैं, लमसम एक साथ 1 करोड़ कमा लेते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आप एकदम से लमसम पैसा डालें और एकदम से वो 1 करोड़ हो जाता है, 1 लाख का 1 करोड़ हो चुका है। इन सभी चीज़ों के अंदर एक प्रोसेस है, और स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ पेशेंस इज द की। सही जगह, सही समय पे जब आप एंटर कर रहे हैं और समय से पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली आप उस अमाउंट को, उस गोल को अचीव कर पाते हैं। हुँ, बिल्कुल। तो अभी जैसे अगर हम आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहें कि आप दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं? थोड़ा-सा वो भी बताइए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे आए? और फाइनेंसेस मैनेज कैसे करने लग गए आप लोगों के, अपने भी? और जैसे हम लास्ट टाइम मिले थे, तो आपने बताया था कि बहुत पहले से मैंने सेविंग की जर्नी, मतलब सेविंग की हैबिट डाल ली थी, हम पैसा बचाने लगते थे। तो थोड़ा-सा आप उसके ऊपर भी अपनी जर्नी बताएँगे, तो लोगों को समझ में आएगा कैसे वो पैसे बचा सकते हैं। श्योर। सो अमित भाई, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हूँ, और मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब दिल्ली से ही रहा है। 2003 के अंदर मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की थी और 2006 में ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन खत्म होते ही मेरे को एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करने का अवसर मिला था। जॉब करने से पहले जब तक पढ़ाई थी, पढ़ाई के साथ खेल-कूद बहुत रहा है। तो हुँ, बहुत एक्टिव रहे थे, तो जब जॉब में आए, वहाँ पर जाके पता चला कि वहाँ की दुनिया एक अलग है। स्कूल के अंदर अंदर जाते थे तो 7 से लेके 2 बजे तक के लिए बस बंदे होते थे, बट वहाँ भी एक्टिव होते थे। ऑफ़िसेज़ में जाके नहीं हो पा रहे थे, और वही कहीं न कहीं मुझे हिट कर रहा था, और मैं उस काम को शायद एन्जॉय नहीं कर पा रहा था। सुबह ऑफ़िस पहुँचना 10 बजे और शाम के 6 बजे तक ऑफ़िस में काम करना, उसके बाद ट्रैवल करके घर जाना। दिल्ली का ट्रैफ़िक आप जानते ही हैं, 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, गुड़गाँव अगर जा रहे हो तो। सो उस चीज़ से मैं परेशान था, और 7 महीने के अंदर ही अपनी पहली जॉब में 7 मंथ्स में मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद प्लानिंग हुई कि चलिए मास्टर्स करते हैं। तो मैं हुँ, एमबीए की तैयारी करी, और मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अपना एमबीए करा। उस दौरान तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करूँगा। हुँ, कारण अ, मेरे फ़ादर साहब एक रिटायर्ड बैंकर रहे हैं, बट एलआईसी का काम वो पार्ट टाइम किया करते थे। तो मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा है, और
जितनी मेहनत उन्होंने करी है, मैं शायद उतनी आज भी नहीं करता, जितनी उन्होंने अपने समय में कर चुका है और वो आज भी मेरे से ज़्यादा एक्टिव है। बट उन्होंने मेरे को जब पहली जॉब लगी थी, एक मेरे को एक बहुत अच्छी लर्निंग दी थी। मेरी पहली सैलरी थी ₹10,000 की 2006 के ऊपर। ₹10,000 की सैलरी के ऊपर उन्होंने मेरा ₹8,000 महीने की एक फिक्स सेविंग प्लान में इन्वेस्टमेंट करवा दिया। 10,000 की सैलरी पे 8,000 सेव कर 8,000 की सेविंग की उन्होंने मेरे पहली सैलरी पे ही आदत डाल दी और उन्होंने मुझे एक छोटी-सी सीख दी थी जो आज तक मेरे साथ चलती है कि बेटा ये पैसे की तेरे को जितनी की ज़रूरत है तू उतना रख और मैक्सिमम सेव आज करेगा तो तेरे फ्यूचर में तेरी मदद रहेगी। एंड ग्रेजुअली व्हाट आई लर्न्ड जो मैंने 7 महीने नौकरी भी करी थी। आप यकीन मानिएगा मेरे जो 2 साल मास्टर्स के थे, मेरे को शायद पॉकेट मनी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनसे। वो पैसे वहीं पे जुड़े हुए थे, वो 7 महीने के अंदर अगर मैं ₹8,000 से जोड़ूँ तो 50-55 हज़ार हो चुका था। मेरे लिए पॉकेट मनी और उसके ऊपर जो बेसिक थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ जाया करता था, मेरा खर्चा आराम से चल जाता था। मैंने पॉकेट मनी नहीं ली। अब जब बात आई कि इस लाइन में आप कैसे आए, तो अ, मास्टर्स के दौरान जब हमारी समर ब्रेक आता है, तो उस दौरान मेरे को इंटर्नशिप के लिए बोला गया था और तब लकीली मेरे को बजाज एलियांज के साथ काम करने का मौका मिला वेयर आई फर्स्ट एंटर्ड इनटू द फाइनेंस सेक्टर और मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ही एंट्री मिली। दैट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जहाँ पे मेरे जो सर रहे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और उन्होंने मुझे गाइड करा कि आपने मेरे लिए बिज़नेस नहीं लेके आता, आपने मेरे लिए सर्वे करना है। और उस समय मैं रोहिणी रहा करता था तो मेरे को नॉर्थ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का पूरा एरिया दे दिया गया जहाँ पे मैं उस कंपनी के लिए सर्वे कर रहा था। लोगों का क्या इंटरेस्ट है, लोग क्यों उस कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, एडवाइजर्स उनका प्रोडक्ट क्यों लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्लेम सेटलमेंट में क्या दिक्कत आती है, तो इस तरीके का मैंने सर्वे करा था। फील्ड जॉब थी बट मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं एक्टिव था और नए-नए लोगों से मिल रहा था। दैट वाज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। उसी के बाद मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में भी हमें इंटर्नशिप करनी होती है, तो तब मैंने नेशनलाइज़ कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ अपना प्रोफाइल करा और मैंने वहाँ जाके उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करा। ये 2 ऐसी इंश्योरेंस सेक्टर्स थे जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट प्लस मेरा कैलिबर मुझे दिखा कि हाँ, मैं लोगों से बातचीत करने में अच्छा हूँ, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, प्लस मुझे एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं है, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। और साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आने में मुझे एक और चीज़ लगी कि मैं समाज को कुछ दे पा रहा हूँ। लोगों को क्लेम्स के टाइम में जितनी समस्याएँ हो रही थी, आज के टाइम में तो फिर भी काफ़ी कुछ आ चुका है, कंज़्यूमर फोरम है, आईआरडीए की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है। शायद 2007-8 के अंदर उतनी एक्टिव नहीं थी और उस समय लोगों को क्लेम्स को प्रोसेस कराने में कई-कई महीने लग जाते थे और पेमेंट्स भी चेक के द्वारा जाया करती थी और सिर्फ़ एक नॉर्मल केवाईसी के पेपर की वजह से भी उनका क्लेम रुक जाया करता था। सो उस समय 2009 के अंदर मैंने कुछ डेथ क्लेम सेटल कराए एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ जहाँ पर मैं इस सेक्टर के लिए और स्पेसिफिकली इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मैं तैयार हुआ और मैंने कहा यस दिस इज़ द प्रोफाइल, दिस इज़ द वर्क आई वांट टू डू जहाँ पे मैं सोसाइटी को भी कुछ दे पा रहा हूँ, अपने लिए भी कुछ कर पा रहा हूँ। दैट वाज़ द स्टार्टिंग फेज़। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपकी काफ़ी अच्छी जर्नी थी, इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए कि आप इतनी सैलरी में इतना कुछ बचा रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आई थिंक आप अगर 10,000 की सैलरी में 8,000 बचा रहे हैं, तो 80% आप सेव कर रहे हो। सर बहुत मुश्किल था उस समय ट्रस्ट मी बट जब मैं जॉब कर रहा था तो सुबह जाता था, घर से 7 बजे निकलता था, ऑफ़िस की ही बस आती थी, वही लेके जाती थी और 7 बजे उतारती थी। पैसे खर्चने का ही मौका नहीं था मेरे पास। वीकेंड आया उस समय फैमिली के साथ रहे बट ग्रेजुअली वो एक हैबिट बन गई पैसे चूँ बिल्कुल, तो अभी आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग पैसे कमा तो लेते हैं बट बचा नहीं पाते। तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें वो सुनते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो आपके हिसाब से पहले तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? ठीक है। सो इसके लिए ना मैं 2-3 स्ट्रैटेजीज़ रिकमेंड करता हूँ। कभी भी किसी से बात करता हूँ, अगर कोई सैलरीड है स्पेसिफिकली, तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड आपके पास 2 टूल्स हमेशा होने चाहिए। सबसे पहला, आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड आज की डेट के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए, भले आप सैलरीड हो या बिज़नेसमैन हो, आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। सैलरी के लिए खास तौर पे क्योंकि सैलरी के अंदर अगर किसी वजह से आप स्वस्थ हैं बट किसी वजह से जॉब नहीं रही
कंपनी बंद हो गई या कहीं और जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, तो जितना समय वो फिक्स्ड इनकम आप पे घर में आ रही थी, वो आनी बंद हो जाती है। एक्चुअली फैमिली परेशानी में होती है उस समय, और उनको उस पर्टिकुलर फेज़ से बाहर निकालने के लिए आप अपने आप को उतना ही और प्रेशर में डालते हो, और आप अपने एक्चुअली कैलिबर से कम लेवल का काम करने को तैयार हो जाते हो। जो एक्चुअल आप डिज़र्व करते हो, आपको सैलरी मिलनी चाहिए, आप उससे कम क चीज़ों के लिए भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। व्हिच आई फील लाइक आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको ग्रोथ चाहिए होगी, आपको उतनी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। दूसरा, अभी तो मैंने बताया स्वस्थ है, बीमारी किसी को बता के नहीं आती, बट अगर जब आती है, वो फिक्स एसेट्स, ये लोग के घर परिवार पूरा बिखेर के भी जाती है। इस तरीके की भी बीमारी आती है। तो उस चीज़ को भी बचाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक इमरजेंसी फंड, साथ ही साथ इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उससे पहले इमरजेंसी फंड हो, ताकि मैं हॉस्पिटल जाके अपना बेसिक इलाज तो करा सकूँ। वो आपके पास होना ही चाहिए। तो ये जैसे अगर हमारी सैलरी फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट आती है, अगर हम मान के चले ₹100 आती है, तो इसमें से हम इमरजेंसी फंड के लिए कितना बचाएँ? मतलब ₹5, ₹10? सो देखो, उसके लिए मेरी जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे मैं आ जाता हूँ कि वो है 50-30-20 हो, ये सबने सुना होगा। अब 20 जो है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सेविंग्स। उसके अंदर एटलीस्ट आपको 5 से 7% आपका इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। प्लस अगर बेसिक लेबर लैंग्वेज में बात करें, तो आने वाले 6 से 9 महीने तक जितनी आपकी सैलरी आनी है, उतना आपके पास रिजर्व फंड या इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लेट्स से अगर आप ₹100 कमाते हैं महीना, तो आने वाले 7 महीनों में आपके पास ₹700 की सैलरी आ रही थी, इतना ही आपके पास इमरजेंसी फंड क्रिएट हो चुका होना चाहिए। बट जनरली कई बार मैंने ये देखा है, जब हम प्लानिंग शुरू करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, दे से लाइक कि मेरे पास अभी तक तो फिक्स्ड इनकम ही नहीं है। अब आप जैसे अभी आपने कहा कि ₹100 की ही इनकम है, तो ₹700 कैसे सेव कर लूँ? बिल्कुल। सर, एकदम से तो नहीं होंगे। बट आज से आज अगर प्लान करना शुरू करोगे, आपके बेसिक खर्चे ₹50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और बेसिक खर्चों का मतलब आपकी किचन के एक्सपेंसेस, आपकी कोई ईएमआई घर की या गाड़ी की, आपके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, टोटल इनकम का ₹50 से अगर ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। मैं इसके अंदर ये नहीं कहूँगा कि आपने गाड़ी आपके पास 2 है, सो जो दूसरी गाड़ी है दैट्स अ लग्ज़री पार्ट। या बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे को गाड़ी की है, लेट्स से वैगन आर की, बट मैंने गाड़ी ले रखी है होंडा सिटी, वो भी मेरे लिए लग्ज़री हो गई। सो जितना डिफरेंस मैंने एक्स्ट्रा पे करा दैट्स अ लग्ज़री पार्ट। सो जिस वजह से मेरे 50% के एक्सपेंसेस ज़्यादा और चले जाते हैं। मेरा एक्सपेंस रेशियो जो उसके अगेंस्ट मेरे को लोन ले रखा है, मैंने ईएमआई पे कर रहा हूँ, वो कहीं न कहीं वो क्रॉस कर सकती है। तो उसको बचाने के लिए मुझे इंश्योर करना है, मेरे को नीड और वांट्स के अंदर बिल्कुल क्लियरली डेफिनिशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारी वीडियो का टॉपिक अभी हमने रखा है कि जैसे फर्स्ट 1 करोड़ टच करना है। जी, तो उसको भी टच करना है और ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। तो उसका प्रोसेस कैसे हम माइंडसेट कैसे बनाएँ उसके लिए? देखो, इसके लिए ना मैं एक कहता हूँ कि आपने इजिप्ट गए होंगे, तो वहाँ पे पिरामिड्स आपने देखे हैं। वो पिरामिड्स कितने साल पुराने हैं और आज भी स्थिर है। कई तूफान, कई काफ़ी कुछ झेल चुके हैं वो, बट आज भी अपनी जगह पे स्थिर है, हिलते नहीं है। उसका कारण पता क्या है? उसका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत है। और वो इतना बड़ा बेस है, जिस वजह से अगर वो चोटी पे कुछ आ भी जाए, वो कहीं पे भी गिरेगा नहीं। सिमिलरली जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाने की बात करते हैं या अपना 1 करोड़ बनाने की बात करते हैं, मुझे अपना बेस उतना मजबूत करना। और बाय बेस का मेरा मतलब सिंपल है, आपने अपने आप को, अपनी इनकम को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। अब ये प्रोटेक्शन 2 ही माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हो आप, भले लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। पहले हम कहा करते थे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। बट मैं 2012 से कहता आ रहा हूँ, चौथी नेसेसिटी इंश्योरेंस है। और कोविड के दौरान हमने देखा भी, काफ़ी परिवार बिखर गए। कइयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, क्लेम नहीं मिल पाया। जिनके पास थे, उनको बेनिफिट मिला, बट कइयों के पास लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं थी। बिज़नेसेस खड़े के खड़े रह गए। लोगों के घरों में पैसे पड़े थे, वो रह गए। बट वो लाइफ इंश्योरेंस जो थी, कई परिवारों को बचा भी गई। बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी हमको 1 सीआर तक पहुँचना है, तो ये कितने समय में होगा और कैसे प्रोसेस क्या रहेगा इसका बस थोड़ा? प्रोसेस ये रहेगा। जिस दिन मेरा बेस कंप्लीट हो गया, पहला मेरा बेस इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया, अब अगला स्टेप मेरा आ जाता है सेविंग्स का।
जिसके अंदर मुझे पहले सिक्योर्ड सेविंग के ऊपर फोकस करना है। सिक्योर्ड सेविंग वो जहाँ पर मुझे गारंटेड रिटर्न आनी चाहिए। भले 8% किया है, भले 10% किया है, बट वो गारंटेड होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस को वो मीट अप करने में मदद करेगा। इसके बाद एक सर्टेन पोर्शन जो रह गया, जो मेरे पास सरप्लस अमाउंट बचा हुआ है, उस अमाउंट से मुझे इक्विटी, गोल्ड या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ मैं। अगर मैं सिंपलेस्ट तरीका समझाऊँ आज की डेट के अंदर, अगर बेसिक कॉम्बिनेशन की हम बात करें, तो आप इंश्योरेंस के लिए टर्म इंश्योरेंस लें, जहाँ पे मिनिमलिस्टिक प्रीमियम में आपको हाईएस्ट रिस्क कवर मिल जाएगा। आपको वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला सिस्टम लेने की ज़रूरत है, आप रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन लें, जब तक आपका परिवार आप पे निर्भर करता है। ऐसा भी होना चाहिए कि आपने ले लिया 85 साल तक के लिए या 100 साल तक के लिए, अपने आप को परेशान करके। इफ़ योर इनकम अलाउज़ तो आप बिल्कुल लीजिए, बट अगर कहीं न कहीं इनकम की दिक्कत है, तो आपका परिवार जब तक आप पे डिपेंडेंट है, तब तक आपके पास रिस्क कवर होना चाहिए। उसके बाद जितना भी सरप्लस मनी है, आप सिंपलेस्ट वे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा पार्क करें। किसी भी लार्ज कैप या लार्जर मिड कैप या फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा पार्क करें कंसिस्टेंट बेसिस पे, हाँ। जहाँ पर आपको एवरेज रिटर्न 12 से 15% की आएगी और ग्रेजुअली आप अपना पैसा ग्रोथ पे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो आप जैसे इसमें ये रहता है लोगों का कि भाई अब हमारी सैलरी भी कम है, तो हम सेविंग पे कैसे ज़्यादा फ़ोकस करें? जैसे एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक्शन प्लान सिंपल 50-30-20। 50% ज़्यादा मेरी सेविंग्स अगर खर्चे हो रहे हैं अगर मेरे, तो मेरे को उन खर्चों पे कंट्रोल करना है ओके। और 20% मेरे को सेव करना ही करना है। और जैसे आज के टाइम पे कि यूपीआई आ गया है, लोग यूपीआई से पेमेंट बिंदास करे जा रहे हैं और करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इसकी वजह से भी। तो अगर पैसा इस तरीके से सेव करना हो कि हमें थोड़ा ना पैसा कम खर्च करने की भी क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। हम वही। हमारे आज के एरा के लिए, जहाँ पे डिजिटल एरा की हम बात कर रहे हैं। आप अगर स्टडी बता रही है इस समय, इस डिजिटल एरा की वजह से हम लोगों के जो एक्सपेंसेस हैं, नारा करते हुए तकरीबन 22% बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। आप सिंपल से देखिए, अगर आज आप हाईवे पे जा रहे हैं, एनएच हाईवे पे जा रहे हैं, अगर दिल्ली से आप अमृतसर तक ही जा रहे हैं, तो एक फिक्स आपको टोल अमाउंट देना होता था, तकरीबन 600 से 700 रुपए के आसपास आता था, जिसमें हम आना-जाना कर सकते थे। आज की डेट के अंदर डिजिटल एरा आने की वजह से फास्टैग से सिर्फ पैसे कटते हैं, बट कभी आपने उसमें ध्यान दिया कितने पैसे कट रहे हैं? वन साइड आना-जाना अगर मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1200 से 1300 रुपए आपके डिडक्ट होते हैं। हुँ। आप जैसे फास्टैग रिचार्ज करते हो और आप गाड़ी एकदम कह रहे हैं खाली सड़क है, मैं चलता जा रहा हूँ। ये डिजिटल एरा का नुकसान भी है। आज की डेट में आपको बेसिक एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे और कम करने का सिंपल सा तरीका है दोस्त। जितने पैसे मेरी जेब में हैं, मेरे को वही खर्चा करना पड़ेगा। बात तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं हो रहा। आज की डेट में कई ऐसी जगह भी देखे जहाँ पे ई-रिक्शा वाले भैया भी कहते हैं भैया पैसे खुले नहीं, आप डिजिटल दे दीजिए या पेटीएम कर दीजिए। आप करिए। मगर आपके नोटिस होना चाहिए, आपको एक चेक मार्क रखना है कि मेरे को दिन का या महीने का इससे ज़्यादा का अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं मैं एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर रहा हूँ। और सिंपलेस्ट तरीका बताएँ, अपने अकाउंट में पैसे ना रखें। फिर तो कहाँ रखें? उस पैसे को निकालें। आज की डेट के अंदर एक स्वीप स्ट्रैटेजी चलती है, स्वीप अकाउंट बन जाता है। हाँ, क्या होता है? स्वीप अकाउंट बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर कई बैंक्स देते हैं, जहाँ पर 1 लाख या उससे ज़्यादा जैसे ही अमाउंट होगा, तो आपकी एफडी में कन्वर्ट हो जाता है पैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर आज आपके अकाउंट के अंदर 90,000 रुपए हैं, तो एफडी नहीं बनेगी। बट जैसे ही वो 1,05,000 होगा, तो ऑटोमैटिकली 1 लाख की एफडी होके आपके अकाउंट में से 5,000 रुपए ही दिखाई देंगे। और ये आपने बैंकों से भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, ऑटोमैटिकली ये प्रोसेस चलेगा। हाँ, ये भी नहीं है कि अगर कोई चेक आपका या कोई ऑटो डेबिट लगना है और अकाउंट में सिर्फ 5,000 है और ईएमआई 10,000 की है, वो एफडी ऑटोमैटिकली टूट भी जाएगी और आपकी ईएमआई क्लियर ऑफ हो जाएगी। ये स्वीप अकाउंट बहुत अच्छी ऑप्शन आई हुई है, जिसमें आप सेविंग भी कर रहे हो और अकाउंट में पैसा नहीं रख रहे। और जनरली मैं एक और सलाह देता हूँ सभी को, आपको अपने पास 3 बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए। मतलब 3 मेजर। 3 मेजर अकाउंट्स। पहला, जहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करें। दूसरा, जहाँ से आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान करें। और तीसरा, जहाँ पे आपने इमरजेंसी फंड रखा हुआ है।
आप इस तरीके से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर आपका ए अकाउंट के अंदर हर महीने ये 50-30 और 20 वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मेरे इस अकाउंट के अंदर जब मेरे पास पैसा पूरा पड़ा हुआ है और 1 साल खत्म हो गया मेरे पास ये पैसा सरप्लस आ गया, इस पैसे को बाय डिफ़ॉल्ट मैं अपने 20% पोर्शन के अंदर जो सेविंग्स थी, मैं उसको यूज़ कर सकता हाँ। हूँ। दैट्स द एज। जब आप प्लान्ड वे के अंदर अपने पैसे को अलग-अलग जगहों पे रखेंगे, आप ऑटोमैटिकली पैसा बचा भी लेंगे और ग्रोथ भी आ जाएगी। जो 1 करोड़ अचीव करने की हम बात कर रहे हैं, वो पैसा अलग-अलग रिस्क लेने से नहीं है, पैसा बचाने से भी बढ़ेगा। और ये बचत हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये तो बचपन से सिखाया गया है। बुकनी में पैसा डालने से हमेशा मिलता है। किसमें? गुल्लक में? गुल्लक, जिसे हम बुकनी कहा करते थे, गुल्लक में पैसा डालते थे। घर पे जो रिश्तेदार आते थे, बुआ, चाची सब आते थे। कुछ ना कुछ सगन देके जाते थे और कुछ नहीं करते थे। मेरे को बैट लेना होता था, उस गुल्लक में पैसा डाल दिया। जब गुल्लक भर गई, तोड़ा, बैट आ गया। वो एक गोल था ना मेरा। मेरा गोल क्रिएटेड था कि मेरे को बैट लेना है, उसके लिए मैंने गुल्लक में पैसा जोड़ रहा हूँ। वही गोल आपका आइडिया होना चाहिए। आप जब गोल्स डिफाइन करते हो और उस हिसाब से पैसे जोड़ना शुरू करते हो अलग-अलग कैटेगरीज के अंदर, आप श्योरली अपने सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। अभी अगर गोल सेटिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। तो अगर हम बेसिक एक नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए बोले कि अगर गोल सेट करना है, तो गोल सेट करें और उसको ट्रैक कैसे करें, अचीव कैसे करें, क्या प्रोसेस उसका होना चाहिए? गोल्स के लिए आपको सबसे पहले क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपकी नीड्स और वांट्स क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। मेरी ज़रूरत है एक फोर व्हीलर की, बट मेरी वांट है एक मर्सिडीज की। दोनों में फ़र्क है, फ़र्क है। ठीक है? अब मैं किस गोल की तरफ जाना चाहता हूँ? मर्सिडीज की तरफ। मतलब डेफ़िनेटली मर्सिडीज़ की तरफ जब मेरे को मर्सिडीज की तरफ जाना है, तो मैं मर्सिडीज के हिसाब से प्लानिंग करूँगा। मेरे को पैसे उस हिसाब से जोड़ने हैं। जब मैं नीड की तरफ प्लानिंग करूँगा, तो मैं नीड के अकॉर्डिंगली पैसे सेव करूँगा। इवेंचुअली आपका गोल तभी अचीव हो पाएगा। श्योरली ये बाद में अचीव होगा मर्सिडीज का, बट नीड का गोल पहले अचीव हो जाएगा। हुँ, नहीं सही बात है। कुछ लोग ईगो भी ले लेते हैं कि नहीं। मेरे को लेनी ही मर्सिडीज है, हाँ। उसके लिए अपने लिए डेट क्रिएट कर लेते हैं और वो डेट क्रिएट करने के चक्कर में वो और ज़्यादा रिस्क लेते हैं और कहीं न कहीं वो लॉसेस भी खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग लॉसेस खाते हैं, बट कहीं न कहीं वो ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से वो इस मर्सिडीज को सँभालते-सँभालते अपने एक फोर व्हीलर का जो पैसा था ना, वो भी गँवा बैठते हैं। ये तो है, सही बात है। तो अंकित भाई, अभी जैसे बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज में लोगों को जो फेस करते हैं, दैट इज़ डेट, मतलब कर्ज़ा। बहुत ज़्यादा कर्ज़े में लोग डूबे हुए हैं, ईएमआईज़ है और परेशान हैं कैसे निकले? तो आपके हिसाब से क्या सिंपल मेथड हो सकता है जिससे कि उनका कर्ज़े का जो बोझ है, मतलब डेट से वो फ्री हो जाएँ? क्या स्टेप्स और क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं? देखो, आप बता रहे हो बीमारी और मैं बीमारी का कारण बता दूँ, वो है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। वो तो है। जहाँ पर मैं अपनी नीड्स के बजाय वांट्स के ऊपर फोकस करता हूँ, मेरा खर्चा बढ़ता जाएगा और डेट्स उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। कारण कैसे? आपके पास आज की डेट में अगर क्रेडिट कार्ड है, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं या किसी भी बैंक के साथ एसोसिएटेड है, सो वो आपको पुश कर रहे हैं कि सर, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप हमसे इतने का लोन ले लीजिए। आपने घर लेना है, आप हमसे लोन ले लीजिए। आपने वेकेशन पे जाना है, सर लोन ले लीजिए। आपके पास गाड़ी है तो उसके अगेंस्ट लोन ले लीजिए। ये लोन दे दे के लोगों की खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं और जिस वजह से लोग कर्जदार बनते जा रहे हैं, कर्जा मुक्त होने के बजाय कर्जा अपना बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसे बाहर आने का तरीका सिंपल है। अपने जो मेरे को स्टार्टिंग में मेरे फादर साहब ने भी सिखाया, इनकम में से सेविंग्स एज़ अ खर्चा मान लोगे, तो पैसा जुड़ेगा। सेविंग्स को हमें खर्चा मानना है। सेविंग्स को जब तक आप खर्चा नहीं मानोगे, जनरली लोग गलती क्या करते हैं, इनकम आई, उसमें से खर्चा करा, उसके बाद अगर कुछ बचा तो सेव करा। जबकि अगर मेरे पास जब पैसे आए, इनकम आ रही है, उसमें से मेरे को सेविंग्स पहले निकालनी है एज़ एन एक्सपेंस। फिर जो बचा उसमें से भी डिफाइन करना है कि ये मेरी नीड है या वांट है। नीड्स को पहले पूरा करना है, उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है, तो श्योरली मुझे
उसको फुलफ़िल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल लेते हैं, मेरा काम एक फ़ोन से चल सकता है, बट ज़रूरत के लिए मैं 2-2 फ़ोन लेके घूम, ये मेरी वांट है, नीड नहीं। मेरा काम एक नंबर से भी चल सकता है ना, मैं 2 चला रहा हूँ, ज़रूरत है। बिल्कुल, यही लोगों की दिक्कत है। हालाँकि फ़ोन ईएमआई पे ज़्यादा लिए जाते हैं और वो ही एक और समस्या का कारण है कि मैं समाज को दिखाने के लिए चीज़ तो महँगी ले रहा हूँ। मेरे पास महँगा फ़ोन है, बट उसका खर्चा कैसे पूरा हो रहा है, ये किसी को नहीं आइडिया। लेकिन इसमें जैसे एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे लोग जो मैरिड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी, उसमें मेल या फीमेल एक पार्टनर को तो पता है कि भाई मुझे फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, वो दूसरे को बताता है, वो मानता नहीं है या मानती नहीं है। वो बोलते हैं ये सब ठीक है, होता रहेगा और फिर नहीं हो पाता। सो देखो ये कहानी है घर-घर की। हाँ, तो तो इसके अंदर 3 तरीके हैं। पहला, या तो दोनों डिसाइड करके ये डिसाइड कर लें किसी एक की बात मानी जाएगी। किसी एक की बात मानी जाएगी और जनरली उसकी मानी जाए जो कमा रहा है। क्योंकि आज की डेट में वर्किंग कपल्स भी हैं और कई ऐसे भी हैं जो अपने 24/7 पूरे घर को सँभालते हैं। होम मेकर जिन्हें मैं कहता हूँ, वो नारी शक्ति ऐसी है जो पूरे घर को सँभालती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। सो ये इनके लिए 3 ही स्ट्रैटेजीज़ हैं। पहली, या तो वो व्यक्ति डिसाइड करे जो कमा रहा है, एक अकेला। अगर आप दोनों भी कमा रहे हैं, आप दोनों डिसाइड कर लें जिसको फाइनेंस की नॉलेज ज़्यादा है, वो डिसीजन लेगा। दूसरी, आप दोनों मिल के डिसाइड करें, अपने अलग-अलग अकाउंट्स खोलें। कैसे? अगर लेट्स से आप और आपकी वाइफ दोनों की एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हमारे प ये सारा हम पैसा पूल में डालेंगे, उस पूल फंड से हम अपने बेसिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे और खर्चे करेंगे। उसके अलावा थोड़ा-थोड़ा पैसा अपने अलग रखा हुआ है, जो आपको पसंद है, आप वो कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी वाइफ की और बेटर आपकी कोई भी रोक-टोक नहीं आई। सिमिलरली उनके पास भी एक सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं, जहाँ पे उनको ज़रूरत है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो वो घूमना चाहती है, शॉपिंग करना चाहती है, वो कर सकती है। आपकी तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होनी चाहिए। जब आप इस बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, तो भी आपकी सारी प्लानिंग में और जो झगड़ा आप कह रहे होता है, वो नहीं होगा। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका, आप दोनों ही 50-30-20 रूल फॉलो करो। डिसाइड करो कि भई हमें मिक्स अप्रोच लेके चलनी है। अपने लिए भी समय चाहिए, अपने परिवार को भी समय देना है और हाँ, मिल के ग्रो करना है। बिल्कुल। अभी थोड़ा-सा और हम इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करते हैं और इस पे आते हैं कि जैसे अगर सेविंग की बात करते हैं तो और बैंक अकाउंट्स की हम सब ने बात की। जो बैंक अकाउंट्स अगर हम डिस्कशन करें फॉर अ मतलब हस्बैंड वाइफ या फिर जो भी कपल है, जी। तो उन दोनों को बैंक अकाउंट्स डिफरेंट रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू कि एक ही अकाउंट में सारे पैसे होने चाहिए। जैसे जॉइंट अकाउंट हो गया और कैसे मैनेज मतलब एक अकाउंट में कैसे मैनेज करें? कुछ लोग क्या होता है कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ अपनी हस्बैंड के अकाउंट में सारे पैसे मैनेज कर रहे हैं या फिर वाइफ के अकाउंट में ही सारे मैनेज कर रहे हैं, उनके नाम पे एफडी चला दी, सब उनके नाम पे, हस्बैंड के नाम पे कुछ नहीं। तो क्या होना चाहिए मतलब आपके हिसाब से करेक्ट वे क्या हो सकता है इसका? अब इसके लिए एक छोटा सवाल मेरा है, क्या दोनों मेंबर्स कमा रहे हैं या एक व्यक्ति कमा एक ही कमा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। एक ही कमा रहा है? मतलब तो हस्बैंड कमा रहा है और एफडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वाइफ के नाम पे कर रखी हैं। ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट भले किसी के भी नाम पे करो, सबसे पहले जो एक व्यक्ति कमा रहा है, उसको अपने आप को इंश्योर करना सबसे पहले ज़रूरी है। प्रोटेक्शन, जो इंश्योर करेगा कि मैं अगर नहीं भी रहा, ये इनकम जो लमसम आनी थी, वो मेरी फैमिली के पास रहे ताकि इनका लाइफ़स्टाइल एज़ इट इज़ मेंटेन रहे। मेरे परिवार के अंदर मेरे बच्चों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, जब मैं प्रोटेक्ट हो गया, अब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकता हूँ। घर की लक्ष्मी है, आप उनके नाम पे भी सेविंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस अगर आपको टैक्स लायबिलिटी कोई आती है। आप वाइफ के नाम पे एफडीज़ करवा सकते हैं। आप अपने नाम पे भी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, एफडीज़ करवा सकते हैं। इंश्योरेंस हमेशा ब्रेड अर्निंग पेपर के नाम पे होनी चाहिए, जो व्यक्ति कमा के आ रहा है। हुँ। अब ये आपकी कॉल है, आपने अपनी अर्धांगिनी को खुश करना है। एफडी के बजाय वैसे तो मेरी सलाह है, सोना लेके दे दो, वो ज़्यादा खुश हुई हुँ। एफडी कराने के ऊपर। बिल्कुल। नहीं, ये बात तो सही है। सोना गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता नहीं। सोना हर लेडी को पसंद है।
नहीं, नहीं, काफ़ी सही आपने बताया। तो एक और चीज़ इसमें आती है, एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे उसको बाहर जाना था, इंडिया से बाहर। उसने बोला कि मुझे अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे दिखाने होते हैं कि भई मेरा वीज़ा लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ही। तो अब उसने क्या हुआ था कि उसने जो पैसा-वैसा या एफडी सारी अपनी वाइफ़ के नाम पे कर रखी है, सब रखा है। अपने पास एक मिनिमम एक छोटा-सा अमाउंट ही रहता था उसके पास। तो उसने बोला कि अब अगर मैं जाऊँगा, तो वीज़ा मेरा अप्रूव ही नहीं होगा क्योंकि सारा दोस्त के नाम पे। तो इस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन रहेगा? इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो अगर वो सैलरी और उसकी वाइफ़ उसको पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं करने दे रही, बिकॉज़ वो कैसे देगा? सर देखिए, ये जो पैसा अगर घर की लक्ष्मी के पास चला जाता है, वो वहीं पे कुबेर के खजाने में संभला रहता है। ये सही। आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ़ इमरजेंसी के टाइम पे ही बाहर आएगा। प्रभु करे कभी ज़रूरत ना पड़े, बट वो इमरजेंसी के लिए हमेशा पैसा आपके लिए पड़ा है। बट अब जब बात आप कर रहे हैं कि आपको प्लानिंग करनी है वीज़ा के लिए, या इंडिया के बाहर आप जा रहे हैं, या किसी और देश के लिए आप जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में देखिए 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला, जनरली हम रिकमेंड करते हैं अगर आप सैलरीड हैं, तो सारी इनकम बाय डिफ़ॉल्ट आप ही के अकाउंट में है। तो जब आप फिक्स इनकम दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। दूसरा, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं और आपके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग नहीं है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि एलआईसी ऑफ इंडिया के प्लान्स हैं। अगर आपने उसी में अपनी इंश्योरेंस का भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले रखे हैं, तो उन सब की एक सरेंडर वैल्यू दिखाई जा सकती है, जो कि वीज़ा के लिए आपको मदद करता है। और वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी लोग, बिज़नेस ओनर खास तौर पे इसका यूज़ भी करते हैं, क्योंकि उसकी सरेंडर वैल्यू दिखा सकती है कि ये सेविंग्स आपके नाम पे है। भले एफडी आपके नाम पे नहीं थी, बट ये ऑलरेडी सेविंग्स आप ऑलरेडी कर रहे हैं। सो एलआईसी ऑफ इंडिया इस मामले में एक आपको बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करती है। जैसे बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे ये सोचते हैं कि एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग थोड़ा-सा डरते हैं, तो वो जो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं सीधे मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूँगा, मैं वहाँ लगा दूँगा। जी। बट एलआईसी में मेरे को मतलब बहुत स्लो ग्रोथ होगी या समथिंग लाइक दैट, जो मतलब हाफ़ जिनको नॉलेज है, जो लोग सोचते हैं कि भाई वो बेस्ट ऑप्शंस है हमारे लिए। देखो, हर किसी की सोच को नहीं बदला जा सकता, बट सही और गलत में फैसला हमेशा एक व्यक्ति को लेना है। ये प्रभु ने हम सबको एक विवेक दिया है, जहाँ पे हमें डिसाइड करना है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपके सामने ज़हर है, एक पानी का ग्लास पड़ा है, उसमें ज़हर पड़ा है। अब उसे पीना ना पीना, ये आपका विवेक है। हुँ, डेफ़िनिटली। सिमिलरली जो आप बात कर रहे हैं कि मेरे को एलआईसी में पैसा डालना है या क्रिप्टो में डालना है, एक तरफ मैं पूरा प्योर रिस्क ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को बेसिक्स भी नहीं पता बेसिक्स भी नहीं पता। कि जहाँ पर उसके पीछे क्या थ्योरी चल रही है, क्या उसके पीछे कैलकुलेशन है, कौन इसे चला रहा है, कुछ नहीं आइडिया। वेयर एज़ एक एलआईसी ऑफ इंडिया है, जहाँ पर भारत सरकार की गारंटी है, सोविजन गारंटी, जो कि आज की डेट में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। किसी वजह से अगर एलआईसी ऑफ इंडिया नहीं रहती, तो भी आपको जो एलआईसी ने कमिट करा है, इंश्योरेंस अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, भारत सरकार आपको पे करेगी। और एलआईसी एक ऐसी संस्था है हमारे देश के अंदर, जो इंश्योर करती है हमारी इकोनॉमी अच्छे से चल रही है। पीछे एलआईसी ऑफ इंडिया का एक छोटा-सा परसेंटेज सिर्फ डाइल्यूट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसकी वैल्यूएशन आपने देखी थी, तकरीबन 40,000 करोड़ की। 40,000 करोड़। ये एक छोटा-सा एक हिस्सा है, और ये जितनी बड़ी हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है दोस्त, उतनी बड़ी सिर्फ एलआईसी संस्था है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तकरीबन 61 से 62 लाख करोड़ की हो चुकी है, जहाँ पर एलआईसी ऑफ इंडिया की वैल्यूएशन 62 लाख करोड़ है। उसके एसेट्स, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, उसके पोर्टफोलियो को जब आप टोटल ऐड अप करते हैं तो। अब आप मेरे को बताएं, आप किस जगह पे पैसा लगाना चाहेंगे, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, या एक ऐसी जगह के साथ जो ऑलरेडी हमारे देश की इकोनॉमी को मैनेज कर रहा है गारंटी के साथ। हाँ, अब आप बताएं कौन बेहतर है? बिल्कुल। अब जहाँ गारंटी आएगी, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होगा दोस्त, हुँ, क्योंकि आप अकेले नहीं ले रहे गारंटी, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ के गारंटी ले रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हमने काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिए जिसमें कि हमको ये क्लियर हो गया कि अगर हम पैसे कैसे सेव कर सकते हैं, 1 करोड़ बनाने के लिए हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे पैसे सेव करने चाहिए, कितने अकाउंट होने चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें और डिस्कशन हो गई। तो अगर हम ये बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट वाली जो एक सेक्शन है, जी। कि अगर हमारे पास पैसे हम जो हमारा 30-20 में से जो 30% वाला इन्वेस्टमेंट वाला
30 20%। 20% वाला। 30 तो बाद में बताएँगे। बिल्कुल। तो अभी 50% हमारा खर्चा हमने साइड कर दिया, 30% इन्वेस्टिंग की बात आती है, पैसे को इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, तो अब क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जो हम सब क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो किन इंस्ट्रूमेंट्स में हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये अ, ये हमारा 30% भी 20% आता है। 50% खर्च से 20% सेविंग। जो बचा हुआ 30% है, वही ना, इन्वेस्ट वो कुछ आपके लोग लिए ये सोचते हैं कि जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया वो भी सेव हो गया, वो भी सेविंग में काउंट कर लेते हैं। वो सेविंग का पार्ट होना चाहिए। बट ये जो 30% है ना, एक आपके लिए एक बफर का काम करता है। जैसे कि आज की डेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सारे बेसिक एक्सपेंसेस 50% में आ रही। मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ इस समय, जहाँ पे हमारे पास एक फिक्स सैलरी आती है। अगर मैं अपने खर्चे देखूँगा तो मैं 50% श्योरली पार कर रहा हूँ। सो ये 30% ना मुझे बफर देता है कि मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हो। बट वो तभी मेरे को बफर देगा जब मैं 20% सेविंग कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जो 20% की आप सेविंग की बात कर रहे हो, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास? देखो, इसको भी ना मैंने बाइफरकेट करता हूँ जनरली, जब भी किसी से डिस्कस करता हूँ, बाइफरकेशन होती है 33, 33 और 33 के अंदर। पहला 33 मेरा प्रोटेक्शन, जिसके अंदर मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड क्रिएशन में हमें पैसा पा करना चाहिए। सो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि मैं ₹100 मेरे 20% वाले पार्ट पे आ रहा है, तो ₹33 मेरे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड क्रिएशन में जाना चाहिए। दूसरा 33% मेरा जाना चाहिए सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया, जहाँ पे मुझे गारंटेड रिटर्न्स मिले, जैसे ए एलआईसी का प्लान हो गया, एफडीज़ हो गई। अब एफडीज़ आज के डेट में 6 टू 7% देती है। एलआईसी का प्लान है जो हमें तकरीबन 8% या 10% लाइफ टाइम गारंटेड इनकम देता है। सुकन्या समृद्धि प्लान हो गए, पीपीएफ्स हो गए आपके। आप इस जगहों पे पैसा पार्क करें। बेसिक अमाउंट, सारा नहीं। और बचा हुआ जो 33% है मेरा, मैं उसके ऊपर रिस्क लूँ। पहले तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप पूरा रिस्क लें। आप उस 33% में भी 30% म्यूचुअल फंड्स में पार्क करें, उसको बाइफरकेट करें। 3% में रिस्क ले लीजिए, भले क्रिप्टो में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना सिक्योर तरीके से आप प्लान आउट करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। अब 33% में सेव करने के लिए ₹33 है मेरे पास। इसको मैं हाई रिस्क पे भी ले सकता हूँ, लो रिस्क पे भी ले सकता हूँ, मीडियम रिस्क पे भी ले सकता हूँ। मेरे पास तीनों अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहेगी। आप उसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें, क्योंकि ये बचा हुआ जो 33% है, अगर भगवान ना करे किसी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, हमारी पूरी इकोनॉमी क्रैश कर गई, ये चला भी गया, तो जो बचा हुआ मेरा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट था ना, जहाँ पे मेरे को गारंटीज़ भी दी हुई है, ये मेरे परिवार के बेसिक मेंटेनेंस के लिए काफ़ी रहेगा। तो वैसे अभी आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे आपको अपना जो 20% है उसको 33, 33, 33 कैसे यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन जो 30% बचा, 50, 30, 20 था, इसमें से हमने 50% की बात कर ली, 20% की भी बात हो गई, 30% की बात रह गई। तो उस 30% का हमको क्या करना है? अब ये 30% आप नीड से अपनी वॉच की तरफ जाने की है। यानी कि अगर मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे को दूसरे फ़ोन लेना है या अपग्रेड करना है, मैं वहाँ पर उस एक्सपेंस को यूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन है, मेरे को अपग्रेड करना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है। मेरे पास छोटा घर है, मेरे को बड़ा घर लेना है, या एक घर है, दूसरा घर लेना है। उस 30% के स्लैब के अंदर रह के मैं अपने लिए एक लग्ज़री बाय कर सकता हूँ। इवन दो मेरे को कहीं वेकेशन पे जाना है, डोमेस्टिक के बजाय अब मैं इंटरनेशनल जाना चाहता हूँ। तो उस 30% एक्सपेंसेस को मैं यूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। बट ये तभी हो पाएगा जब आपने सारे गोल्स प्री डिफाइंड कर रखे होंगे। यही नहीं कर रहा कि मैंने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है, क्या करूँ? गाड़ी के अगेंस्ट लोन मिल रहा है, ले लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं करता। अब वो गाड़ी हमेशा लोन पे ही रह जाएगी, उसके अगेंस्ट किस्त ही भरते रह जाओगे। आज तो घुमाओगे, बट बाद में उसका इंटरेस्ट, उसकी ईएमआई इतनी बढ़ चुकी होगी कि आपके लिए पे करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और मतलब बेसिक फाइनेंस का ज्ञान तो आप सभी को होना ही चाहिए क्योंकि बेसिक ज्ञान नहीं होगा फाइनेंस का तो बहुत सारे इश्यूज आपको आएंगे। तो अभी अंकित भाई हम ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है सब डिस्कस हो गया। अब जो चीज़ लोग इग्नोर कर देते हैं जिस पे फोकस ही नहीं करते कि वो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते अपनी, कि मैं एक टाइम के बाद जब मैं नहीं कमाता हूँगा तो मैं कैसे पैसे बनाऊंगा या फिर पैसे आएंगे। तो आपके हिसाब से क्या
बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ या टिप्स हो सकती हैं सो दैट हम अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकें, सो दैट हम फेल ना हो इस चीज़ में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बट एक छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहूँगा। एक ह्यूमन लाइफ़ तकरीबन 0 से लेके 80 साल तक हम जीते हैं, एक एवरेज एज अगर मैं मान लेता हूँ, और इसको 4 भागों में अगर डिवाइड करता हूँ, तो 0 से लेके 20 साल की उम्र तक मैं पढ़ाई करता हूँ। 20 से लेके 40 साल तक मैं अपनी पहली जॉब, पहली गाड़ी, पहला घर, पहली शादी करता हूँ। पहले ही होती है। सबकी पहली होनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद 40 से लेके 60 साल तक मैं अपने लिए एक लग्ज़री घर, लग्ज़री गाड़ी, अपने परिवार की मेंटेनेंस, और साथ ही साथ मेरे बच्चे जो 0 से 20 में आ चुके, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखता हूँ। और उसके बाद 60 से लेके 80 साल तक, जहाँ पर मेरी इनकम बंद हो चुकी है, मैं उतना यंग नहीं रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे को बीमारियाँ लग चुकी हैं। उस दौरान मेरे को किसी की हेल्प चाहिए, और मैं उस बचे हुए समय के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहा। सो इस पूरे 80 साल के टाइम स्पैन के अंदर आप देखेंगे तो पहले 20 साल, आखिरी के 20 साल में आप इनकम नहीं कमा रहे। हुँ, नहीं। बट जो हमारे पास बीच के 40 साल है, यानी 20 से लेके 60 साल की एज तक, ये एक ऐसा एरा है जिसके अंदर मुझे अपने लिए कमाना है, अपने लिए अपने लिए घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, पहला। साथ ही साथ अपने बच्चे की एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेरा बच्चा है वो 0 से 20 के फेस में है उस समय। और साथ ही साथ मुझे प्लान करना है 60 के बाद की एज के लिए। हुँ। और जनरली हम बच्चों की पढ़ाई और अपने बेसिक लग्ज़री एक्सपेंसेस के चक्कर में इस बाद के फेज़ को भूल जाते हैं। इंडियन रिपोर्ट के अंदर देखा गया है 87% लोग ऐसे हैं, जहाँ पर उन्होंने रिटायरमेंट के लिए कोई फंड नहीं तैयार किया था, जिस वजह से उनको काफ़ी समस्या देखनी पड़ी। कइयों के बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, कइयों के परिवार ने ध्यान दिया, कइयों को बीमारियाँ ऐसी लग गई कि उनका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा। ओल्ड एज होम इतने भर चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो जो लोग कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग में जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरा बच्चा मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए मेरा ध्यान रखेगा और वो सब कुछ करेगा मेरे लिए। प्लीज़, प्लीज़ आप अपने लिए आज से ही रिटायरमेंट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। भले उस 20% के अंदर से 33 में से 5% अपना रिटायरमेंट फंड बना लीजिए। उसको अपना बच्चा समझिए। अगर आज इस बच्चे का आप ध्यान रखेंगे ना, तो जब आप 60 साल की हो जाएँगे, जब रिटायर्ड होंगे, ये बचाया हुआ 5% पैसा ही आपको उस समय ध्यान रखने के लिए काफ़ी रहेगा। क्योंकि लोग इस मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं कि मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और मेरी सारी तकलीफ़ें, जैसे मैंने अपने बच्चे को सँभाला है, अपने परिवार को सँभाला था, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरा ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है, समय बदल चुका है। हाँ, काफ़ी। आज आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अंकित भाई, जैसे कि आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात की, तो अब उसका पैसा कहाँ से आएगा? जैसे वो कहाँ से हमें वो पैसा बचाना है, वो उसका थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगी। स्वागत है, मैंने बताया था, जो 20% हम सेविंग करते हैं, उसको भी हमने 33 डिवाइड करा है। जो आखिरी का 33% रखा था, जहाँ पे हम रिस्क ले रहे थे, उसमें से केवल 5%, सिर्फ़ 5% अपनी सेविंग का अगर आप पार्क करना शुरू कर देते हो, 25 साल से लेके 50 साल की एज तक भी अगर आपने सेव करा, आप अपने लिए गारंटेड इनकम, एक अच्छा कॉर्पस 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच में तैयार रखोगे। हुँ। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। एलआईसी ऑफ इंडिया का गारंटेड प्लान है, जहाँ पे आपको 10% टैक्स फ्री इनकम मिलती है लाइफ टाइम। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, जहाँ पे आप कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो एनपीएस के अंदर पैसा लगा सकते हैं, जहाँ से आपको एक फिक्स इनकम मिल सकती है। हुँ, एनपीएस ये होता है नेशनल नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम। स्कीम। जी। हुँ, ठीक है। तो अभी लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा जो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सेक्टर है, लोगों को नहीं पता होता है। तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और क्या प्रोसेस रहने चाहिए? सो तो इसके लिए ना एग्ज़ाम्पल मैं अपने से शुरू करता हूँ। मेरी बिटिया हुई थी फ़रवरी 2012 के अंदर, और उस दिन से मैंने उसके नाम पे एक आरडी खोल दी थी, जहाँ पर मैं हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट उसके लिए सेव कर रहा था। प्लानिंग सिंपल थी,
जब बिटिया 4 साल की होगी तो मेरे पास एक लमसम कॉर्पस इकट्ठा हो रखा होगा। जब बिटिया के स्कूल जाने का समय होगा, मेरे पास एक पैसा इकट्ठा होगा। साथ ही साथ मैंने एक अलग से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट ली और एक एलआईसी का प्लान लिया, जहाँ पर मैंने सिक्योर करा, अगर बिटिया 18 साल की जब होगी, तो उन्हें एक लमसम पैसा उनके पास अवेलेबल होगा फॉर हर ग्रेजुएशन। इन केस एलआईसी लेने का सबसे बड़ा पर्पस क्या था? इन केस ऑफ बाय डिवाइस मैं नहीं भी रहा, तो भी मेरी बिटिया को वो 18 साल पे पैसा एलआईसी ऑफ इंडिया दे देगी, जो मेरे जीते जी मुझे मिलना था। हुँ, दूसरा, म्यूचुअल फंड के अंदर सेविंग करना इसलिए ज़रूरी था कि आई वाज़ क्रिएटिंग एन अल्फा, जहाँ पर एक अच्छा हेल्थी हाई रिटर्न मैं क्रिएट कर सकूँ और जब बिटिया 18 की हो, उसका जो बनने का बस है, जो भी प्लानिंग वो करना चाह रही है, वो आर्किटेक्ट बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, जो भी वो करना चाहती है, उसके लिए पूरी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हो। हुँ। फाइनेंस की वजह से उसको कहीं रुकना ना पड़े, और यही सलाह मैं सबको देता हूँ। आज से थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जोड़ना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि जो एसआईपी मैंने बिटिया के जन्म के दौरान शुरू की थी, आज उतनी चल रही। वो ग्रेजुअली बढ़ी है, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ी और जैसे-जैसे इनकम बढ़ी, मैंने उस सेविंग का परसेंटेज भी बढ़ाया। और इसका सिंपल सा रूल है, जितने परसेंटेज से मेरी सैलरी या हर साल इंक्रीमेंट आ रहा है, उतने परसेंटेज से आप अपनी सेविंग बढ़ाते हैं। लेट्स से अगर आप आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आज आपको इंक्रीमेंट मिला 10% का, तो पूरा का पूरा 10,000 नहीं लगाता। आप सेविंग कर रहे थे पहले 20,000 की। 20,000 के ऊपर 10% यानी 2,000 से आपको अपनी सेविंग बढ़ानी है। सो अगले महीने से आप 22-22 हज़ार करके सेव करना शुरू कर। बिल्कुल। जब आप इस स्ट्रैटेजी पे चलेंगे, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जोड़ेंगे, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी भी कॉर्पस की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई जो लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी उनका पैसा बचाने में, उसको मैनेज करने में, उसको इन्वेस्ट करने में। तो गाइज़ आप सब अगर अंकित भाई से बात करना चाहते हैं या फिर फाइनेंस रिलेटेड और सारी जानकारी चाहते हैं या फिर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इन केस ऑफ कंसल्टेशन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके चैनल का लिंक दे दिया है और इनकी कंपनी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जाके रीच आउट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में और भी वीडियोज़ हैं। 160 प्लस वीडियोज़ हैं और चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियोज़ पे जाइए, देखिए, समझिए और कुछ भी रहता है तो सोशल मीडिया चैनल्स पे आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे और भाई को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।